नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनकी गर्दन की तकलीफ रहती है, गर्दन का दर्द रहता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की तकलीफ है, उनके लिए कौन-सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रहती है। तो उनके लिए गर्दन की एक्सरसाइज को सीखते हैं। गर्दन को 4 बार सामने की तरफ, 4 बार पीछे की तरफ ऐसे ले जाएँगे। 4 बार सामने की तरफ लेके जाएँगे, गर्दन को 4 बार ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएँगे। कंटिन्यूअस करेंगे इसको 4 बार, है ना? फिर गर्दन को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लेके जाएँगे। 4 बार राइट साइड में, 4 बार लेफ्ट साइड में। ये गर्दन की एक्सरसाइज को करेंगे और फिर गर्दन को पूरा रिलैक्स रखेंगे और गर्दन को राउंड सर्कल घुमाएंगे। पूरा गर्दन आपका राउंड सर्कल में घूमेगा, मतलब आपकी जो गर्दन है वो पूरी रिलैक्स रहेगी और ये ऐसा राउंड सर्कल में घूमेगा। कम से कम 4 बार इसको कीजिएगा। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करना है, उल्टी दिशा में इस गर्दन को घुमाना है। इससे आपका गर्दन का दर्द में आराम हो जाता है। ये गर्दन की जिनकी तकलीफ रहती है उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहती है। तो ये एक्सरसाइज रोज सुबह कम से कम 10 मिनट आप एक्सरसाइज ये गर्दन के लिए कीजिए। और तकिया अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा लेते हैं तो तकिए को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए उसको। तो ये आपके गर्दन की तकलीफ का सॉल्यूशन हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं कि जो चलते हुए हार्ट अटैक आते हैं, हार्ट अटैक या ब्लॉकेज वगैरह होते हैं, उसके अपने नॉर्मल ज़िंदगी में उसको कैसे पता लगाएँ और उससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो रोज़ का 30 मिनट चलना, रोज़ का आधे घंटे का अगर पैदल चलते हैं थोड़ा-सा तेज़ स्पीड में, तो 100% आपको कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट की तकलीफ नहीं होगा। हार्ट में ज़्यादातर सीवियर पेन होता है, चेस्ट में एकदम बहुत तीखा पेन होता है और उसको दबाने पे थोड़ा-सा आराम लगता है। तो ये उसके सिम्पटम्स रहते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आना और कभी चक्कर आना, ये ऐसी कोई समस्या रहती है। और उसके साथ-साथ में दूसरे सिम्पटम्स भी देखे जाते हैं, बीपी तो नहीं है, किसी और वजह से तो नहीं है। तो ये चीज़ डिफाइन अपने को करनी पड़ती है। तो मेन आप ये समझिए कि अगर अपने को हार्ट को ठीक रखना है, तो डेली का 30 मिनट आप पैदल चलने की आदत को बनाइए। आपको कभी भी लाइफ में हार्ट की कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले के ज़माने में आपने देखे होंगे जो 90-90 साल तक के व्यक्ति थे, वो सभी पैदल ज़्यादातर चलते थे, तो उनको हार्ट की कोई तकलीफ नहीं होती थी। अभी ज़्यादातर हार्ट की तकलीफ बढ़ने का रीज़न भी यही हुआ है कि आपने अपना हार्ड वर्क कम कर दिया है, पैदल चलना कम कर दिया है, पैदल चलना छोड़ दिया है। इसलिए नित्य नियम का बनाइए कि कम से कम 30 मिनट आप पैदल चलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनको भी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या ट्यूमर है, कुछ भी है, अगर वहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, तो आप वहाँ पे हॉट वाटर थेरेपी से सिकाई कीजिए। गर्म पानी लीजिए, उसमें टॉवेल या नैपकिन वगैरह डाल के निचोड़ के उससे सिकाई कीजिए, या फिर आपके पास गर्म पानी की थैली वगैरह हो, तो उससे आप सिकाई कीजिए। इससे आपका उसमें दर्द में आराम हो जाएगा, चाहे गले का कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, कोई सा भी कैंसर हो। उसमें अगर आपका पेन हो रहा है ज़बरदस्त, तो उसमें आप हॉट वाटर थेरेपी से सिकाई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त उसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। हार्ड एंड फास्ट तुरंत रिकवरी हो जाती है इससे। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। आज मेरे हाथ में है एक हर्बल टी, जिसमें 32 प्रकार की मेडिसिन्स से मिलकर एक चाय बनाई गई है। इस चाय के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। इसमें हमने 32 प्रकार की पूरी मेडिसिन्स डाली गई है, जो 32 प्रकार के एक तरह से काढ़े हैं, जो अपने घर में भी यूज़ में आते हैं और घर में भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इनका काढ़ा बना के ले सकते हैं। अगर चाय बहुत ज़्यादा लेने की आदत है तो आप इस वाली चाय को आप ले सकते हैं। इस चाय में हमने बहुत सारी चीज़ें मिला रखी है, जैसे अपना मंजिष्ठा, लौंग, शरपुंखा, काली मिर्च, श्वेत चंदन, गोजबा, सौंफ, चित्रक, गिलोय, मुलेठी, तेजपत्ता, पुनर्नवा, शंखपुष्पी, तुलसी, अर्जुन, दालचीनी, गुलाब, सौंठ, सनाई, उड़सा, पान, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बनफशा, जूहा, अश्वगंधा, पुदीना, ग्रीन टी और व्हाइट टी। तो इतनी सारी चीज़ हमने इस एक चाय में मिला रखी है। तो ये सिर्फ एक चाय नहीं है, ये एक पूरा काढ़ा है। और इस काढ़े को अगर आपने नियमित रूप से सेवन करते हैं और इसके अलावा सिर्फ डाइट फॉलो करते हैं, तो भी आपके 20% ऑटोमेटिक डिसीज सारी रिवर्स हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट में गठान होती है, उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पे जो लिम्फ नोड बन जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है हाथों की। अपनी एक्सरसाइज को, इस एक्सरसाइज को करेंगे, इससे यहाँ पे आपका मूवमेंट आता है। तो हाथों की इस एक्सरसाइज से आपके ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी लाभ होता है। अगर गठान बनी हुई होती है तो वो रिमूव होना शुरू हो जाती है।
दूसरी एक्सरसाइज आप करेंगे ये वाली, दोनों हाथों को सामने और पीछे की तरफ प्रेशर से लेके जाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, दोनों कोहनियों को टच करेंगे, दोनों कोहनियों को आपस में टच करेंगे। ये 3 एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है जिनको ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, ब्रेस्ट में गठान होती है उनके लिए। और साथ में आप अपनी जो लाइफ स्टाइल डाइट मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए, साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। अभी हमने रिसेंटली 1.5 महीने में ब्रेस्ट कैंसर की गठान को रिमूव किया है, तो ये हमको आयुर्वेद में रिजल्ट मिलते हैं। तो आप साथ में इस एक्सरसाइज को एड ऑन कर लीजिए, बहुत हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम हमारे एक ओल्ड पेशेंट है कांताबाई जैन, उनसे मिलेंगे। ये 4 साल पहले हमारे यहाँ से शुगर रिवर्स करके गए थे और आज कैसे हैं इनसे मिलते हैं, बताइए। मुझे बहुत गुण लगा है। डायबिटीज कायम की चल गई, बीपी की गोली भी बंद है, डायबिटीज बंद है, दोनों जोड़ों के दर्द के ऑपरेशन बोला था वो भी ऑपरेशन टल गया मेरा। अभी बहुत अच्छी हूँ मैं, तबियत बहुत अच्छी बढ़िया रहती है मेरी। इनकी दवाई से मुझे बहुत बहुत लाभ हुआ है। और अभी कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं क्या आप? नहीं, अभी ज्यादा नहीं खाती, जब जब दुखता है जब ही लेती हूँ, बाकी इसके अलावा कोई गोलियां नहीं? बाकी कुछ नहीं लेती। तो देखिएगा ये हमारे साथ। और आपकी एज कितनी है? लगभग 68 है, 68। 68 की एज में ये शुगर की गोलियां खत्म कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ के और शुगर को खत्म कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। शुगर को 25 साल की बीपी बंद हो गई मेरी। 25 साल की बीपी बंद हो गई और शुगर की गोलियां एलोपैथिक भी बंद है और आयुर्वेदिक भी बंद है। आयुर्वेदिक भी बंद। तो ये रिजल्ट आयुर्वेद में देखने को मिलता है। आयुर्वेदिक के अलावा 4 साल से एलोपैथिक एक गोली नहीं ली मैंने अभी तक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम मधुकर कुंकार जी से बात कर रहे हैं। ये हमारे पास लगभग 5 से 6 महीने पहले हमारे पास आए थे और जब आए थे इनको चेस्ट में पेन था और एक स्टंट इनको पहले से डला हुआ था और दूसरा स्टंट डॉक्टर ने डालने के लिए इनको सजेशन दिया था। और तब इनको 10 कदम चलने पे भी थकान वगैरह होती थी। और आज आप इनसे खुद जानते हैं कि अभी इनकी तबीयत कैसी है और इनको कितना आराम हुआ है। आइए जानते हैं, बोलिए। अभी मेरे को 100% पूरा अच्छा लग रहा है। मैं पहले आया था तो ऐसा झुक के नीचे झुक के आया था, तो मेरे को 10 पाउल चलने को तकलीफ हो रही थी। अभी मैं 5-5, 6-6 किलोमीटर भागता है तो भी मेरे को कोई असर नहीं। मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। इधर आया मैं उनको जो डॉक्टर ने बताया वैसा डाइट किया और दवाई टाइम पे लिया तो मेरे को आज 100% आराम पड़ गया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं फास्ट के बारे में। बहुत सारे व्यक्ति फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो किस तरह से रखना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई जैसे सप्ताह में 1 दिन का फास्ट रखता है तो उनको क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो फास्ट का सही मतलब आपका निकलेगा। तो फास्ट में सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना है। सिर्फ आपको पका हुआ खाना बिल्कुल छोड़ना है और सिर्फ सलाद, नींबू पानी, फल फ्रूट्स, इन्हीं पे आपको रहना है। मतलब इनमें भी जो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं ये सारे खाइए। केले को 1 या कम खाइए और अपना सलाद और नींबू पानी को सबसे ज़्यादा लीजिए और बाकी इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वाली सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो ये आपके डिसीज़ को रिवर्स करने में मदद करेगा। ये चाहे बुखार हो, सर्दी जुकाम, खांसी, हर एक चीज़ में काम करता है। और अगर हम इसी डाइट को लगभग 3 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, अगर 3 दिन तक आप शरीर में कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाते हैं, दूध का आइटम नहीं लेते हैं, शक्कर का मीठा नहीं लेते हैं, बाहर का तला गला नहीं खाते हैं, तो कैंसर में भी इसका रिजल्ट देखने को मिला है। पाइल्स कैंसर में भी इसको रिजल्ट देखने को मिला है, लंग्स कैंसर में भी इसका रिजल्ट देखने को मिला है और ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका रिजल्ट देखने को मिला है। तो कम से कम आप हफ्ते में 1 दिन अगर ये फास्ट रहते हैं तो बहुत अच्छा है। और जिनको क्रिटिकल केसेज है उनको कम से कम 3 दिन का ऐसा फास्ट रखना चाहिए। तो आप इसको कंटिन्यूस कीजिए तो आपकी ये समस्याएं सोल्व हो जाएगी। डाइट से ही बहुत सारी मेडिसिन बिना लिए डाइट से अपन बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं विरुद्ध आहार के बारे में। क्या क्या चीज़ें साथ में खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें साथ में नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप जो चीज़ साथ में नहीं खाना अगर वो साथ में खा लेते हैं तो आपकी शरीर में जाके वो दोष उत्पन्न करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो आइए हम सबसे ज़्यादा लिए जाने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दूध और फलों को कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए।
हमेशा दूध और जो खट्टे फल होते हैं उनको कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर वो खा लेते हैं तो आपके शरीर में सफ़ेद दाग जो होते हैं उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको नहीं लेना चाहिए और ज़्यादातर ये स्किन डिसीज़ की संभावना को बढ़ा देता है। इसके बाद में दूध और मछली को भी नहीं लेना चाहिए साथ में कभी भी, क्योंकि दूध और मछली दोनों ही विरुद्ध आहार है। इसी प्रकार से शहद और घी दोनों सम मात्रा में मिला के कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहद और घी को अगर आप सम मात्रा में मिला दोगे तो ये विष बन जाएगा। तो हमेशा आपको जब भी लेना है इनको विषम मात्रा में लेना, मतलब या तो घी ज़्यादा ले लो, शहद कम ले लो, या फिर शहद ज़्यादा ले लो, घी कम ले लो। इस प्रकार से विरुद्ध आहार से अपने को बचना चाहिए। आचार्य ने इनका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया है और ऐसे 18 प्रकार के आहार बताए हैं विरुद्ध आहार, जिनको साथ में नहीं लेना चाहिए। जो दूध के साथ में उड़द की दाल, दूध के साथ में मूली, दूध के साथ में प्याज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। तो डिटेल वीडियो में एक और फिर से अलग से बनाऊंगा और उसके बारे में इसकी पूरी जानकारी दूंगा। धन्यवाद। हेलो, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार, शुद्धि क्लिनिक नासिक, महाराष्ट्र। आज हम एक ऐसे पेशेंट से मिले हैं जो हमारे पास 21 मई 2024 को हमारे पास आया था और जिसको प्रॉब्लम थी शुगर की, बीपी की, और आज बिल्कुल शुगर उनकी नील हो चुकी है। फास्टिंग की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, उनका 91 और खाना खाने के बाद 105 उनकी शुगर है और प्लस HbA1c अगर 3 महीने वाली शुगर एवरेज शुगर देखी जाए तो 5.2, यानी कि प्री डायबिटिक जोन से भी शुगर उनका अंदर आ चुका है। एक तरह से शुगर इनका पूरा खत्म हो चुका है। अब सिर्फ इनका ओनली बीपी की मेडिसिन चल रही, शुगर की आज से बंद हो गई। और जब ये मेरे पास आए थे तब इनके पास एलोपैथिक मेडिसिन विथ हाई ब्लड शुगर के साथ में आए थे और इनके मुंह से खुद सुनते हैं कि इन्होंने कैसे हिम्स को ढूंढा और अपनी शुगर को ख़त्म किया और इससे पहले ये किन किन डॉक्टरों से मिले थे और शुगर कहाँ तक रहती थी और चक्कर आके भी ये गिरते थे। और आज ये कंडीशन है कि शुगर की एलोपैथिक भी बंद है और आयुर्वेदिक भी बंद है और देन HbA1c 5.2 आया है। आइए मिलते हैं जो क्लास से। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जुबलाल है और मेरे को 2018 से शुगर है। मैं बाहर था, विदेश में था, कतार में। उस टाइम मेरे को शुगर दिखाई दिया था। तो बाद में मैं उधर चक्कर आके गिरा और चेक किया तो मेरे को शुगर था। तो उस टाइम में मैंने दवाई तो नहीं लिया। फिर मैंने 2018 से, नहीं 2000 अभी ये 20 से, कोरोना से 20 से मैंने जो कोरोना आया था उस टाइम से मैंने दवाई चालू किया। तो अभी लगभग 2 साल मैंने दवाई खाया। फिर बाद में डॉक्टर लोग बोलते थे मरते तक ये दवाई खाना पड़ेगा, मरते तक खाना पड़ेगा बोलते थे। तो फिर मैंने बाद में मेरे को ये हिम्स को जो मोबाइल में मेरे को देखा तो मैं ये डेली देखता था। तो फिर मैं एक बार जाता हूँ हिम्स में, एक बार जाता हूँ और चेक करता हूँ क्या कभी ठीक भी हो सकता है बोल के मैं आया। फिर आपसे मिला तो आपको मैंने आपको सब रिपोर्ट देखा है, आपने रिपोर्ट देखा। फिर बाद में मेरे को जो मेडिसिन दिया आपने तो मैंने वो खाया, वो मेडिसिन खाया और जो आपने मेरे को सलाद खाने के लिए सब कुछ बोला था और ये मैंने टाइम से खाया। तो मेरा अभी 6 महीने में मेरा शुगर सब खत्म हो गया और रिपोर्ट मैंने आपको दिया अभी। तो अभी बीपी है थोड़ा, अभी ये बीपी का भी खत्म हो जाएगा, ये मेरे को ऐसा लगता है खत्म हो जाएगा। शुगर हो गया तो बीपी खत्म हो जाएगा। तो मैं सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जो आपको टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा है। सब लोग बोलते हैं कि ठीक ही नहीं होगा, ये मरते तक खाना पड़ेगा, लेकिन मैं इधर आने के बाद मेरा शुगर पूरा खत्म हो गया। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं इनके बारे में एक हिस्ट्री और बता दूं। ये जो वर्क वगैरह करते हैं वो सिर्फ खाना बनाने का काम वगैरह करते हैं अपने होटल वगैरह में। और उन्होंने जब ये काम करते हुए अपना डाइट का कंट्रोल किया और डाइट को फॉलो किया तो देन डेफिनेटली रिजल्ट मिला। और ऐसा कोई नहीं है कि जो डाइट फॉलो नहीं कर सकता। डाइट अगर हर कोई व्यक्ति फॉलो करेगा तो रिजल्ट आना ही आता है, 100% आता है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनके घुटनों में तकलीफ रहती है वो कौन से शेप में चले। तो उनके लिए ये 8 का जो शेप होता है, 8 के आकार का, इस आकार में आपको चलना है ताकि आपका जो घुटनों की तकलीफ है वो आपकी समस्या शुरू हो जाती है। तो आज जब हम 8 के आकार में चलते हैं तो आपके घुटनों पे एक कर्व या प्रेशर आता है। अगर आप ये स्पीड से चलते हुए स्पीड थोड़ा सा तो आप देखते हैं कि आपके घुटनों की तकलीफ कुछ ही दिन में ठीक हो जाती है इससे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार।
आज हम बात करने वाले हैं जिनको बार बार बुखार आता है, जिनका लीवर कमज़ोर है, खाना टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि जिनका लीवर कमज़ोर होता है उनको लीवर को रेस्ट देना चाहिए, मतलब उनको आराम देंगे तभी वो चीज़ रिपेयर हो पाएगी। अगर किसी को बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह बार बार हो रहा है, तो इसके लिए आप अपने डाइट में चेंजेस कीजिएगा। डाइट में आप पका हुआ खाना छोड़ दीजिएगा, यानी कि आपको सिर्फ नींबू पानी, नारियल पानी, फल फ्रूट्स, सलाद, यही सबसे ज़्यादा खाना है। इसमें आपको पका हुआ खाना पूरा अवॉइड करना है। अगर आप नेचुरली 1 या 2 दिन के लिए पका हुआ खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ नींबू पानी, फल फ्रूट, सलाद, नारियल पानी पे आ जाते हैं, तो आपका बुखार परमानेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको रेस्ट मिलता है। जैसे आपके घर में कोई सदस्य है, अगर वो बीमार हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, उससे काम नहीं करवाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर अपना पेट में अपना लीवर अगर खराब है तो उसको अपने को रेस्ट देना पड़ेगा। उसको रेस्ट देंगे तो आपकी बॉडी का फीवर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन सब ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है, अपने को पेट को रेस्ट देना पड़ेगा। पेट कैसे रेस्ट में आएगा, नींबू पानी, नारियल पानी, फल फ्रूट, सलाद, यही सबसे ज्यादा खाना है। 1 या 2 दिन तक पका हुआ खाना छोड़ दो तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो एक बिल्कुल सिंपल सी थेरेपी है। नंगे पैर ज़मीन पे चलना है या फिर घास पे चलना है, सिर्फ 10 मिनट। दिन में 10 मिनट का समय निकालिए और नंगे पैर ज़मीन पे चलिए, घास पे चलिए, रोड पे नहीं, आरसीसी वाले रोड पे नहीं, डामर वाले रोड पे नहीं, नंगे पैर जहाँ डायरेक्ट ज़मीन का टच हो, कच्ची मिट्टी हो, गीली मिट्टी हो, वहाँ पे आप चल सकते हैं। तो आप ये करके देखिए, सिर्फ 10 मिनट आपके शरीर को दीजिए, आपका नींद, स्ट्रेस, थकान सब खत्म हो जाएगा। अगर आपने 10 मिनट नंगे पैर ज़मीन पर चलना शुरू किया तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, थकान खत्म हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी। यहाँ पे आपकी एक पिनियल ग्लैंड होती है, वो उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे आपका बॉडी से तनाव ही खत्म चला हो जाता है। तो आप इसको कंटिन्यूस कीजिए और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं सुबह हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या सुबह हमको पानी कैसे पीना चाहिए। तो सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, तो 1 गिलास लीजिएगा, उसमें आप सुबह-सुबह थोड़ा-सा गर्म पानी लीजिएगा और उसको आपको इस पोजीशन में उकड़ू बैठना है, यानी कि नीचे बैठना है, बिल्कुल इस पोजीशन में बैठना है, दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठना है, इस पोजीशन में बैठना है और पानी को सिप-सिप करके पीना है, हल्का घूँट-घूँट करके पानी आपको पीना है। ये सुबह-सुबह अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके डाइजेशन से संबंधित समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इसी पोजीशन में आप बैठकर 5 कड़ी पत्ते जो रहते हैं ना, जिसको हम मीठा नीम बोलते हैं, उसको आप सुबह-सुबह चबा के खाइए। अगर 5 पत्ते आप रोज अगर चबा के खाते हैं तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। और 1 पत्ता 1 मिनट में आप चबा के खाइए। तो आप डेली इसका प्रयोग करना शुरू कीजिए, विदिन 7 दिन में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं एक भयानक बीमारी, जिसका नाम सुन के ही हमको डर लगता है, कैंसर। तो कैंसर क्या है, कैसे सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज इसके बारे में हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, कैंसर कई कारणों से हो सकता है। माउथ का कैंसर हमने देखा है, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट लेने की वजह से माउथ कैंसर हो सकता है। किसी किसी में पेट में कैंसर हमको देखने को मिला है, एब्डोमिनल कैंसर जिसको बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में देखने को मिले। फिर उसके अलावा बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो बॉडी में पूरी तरह से फैल जाते हैं, तो जिनको अलग अलग नाम दिया गया है कैंसर्स में। बहुत सारे केसेस में लंग्स कैंसर को डिफाइन किया गया है। तो ये सभी को सबसे बढ़िया सिम्टम्स पहचानने का तरीका और इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो कैंसर नाम सुन के आपको कतई डरना नहीं है, 100% कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको वैसे ही ख़त्म किया जा सकता है जैसे नॉर्मल बीमारियों को ख़त्म किया जाता है। तो कैंसर आप सबसे पहले नाम सुनेंगे और आपको लगेगा कि सबसे बहुत बड़ी बीमारी है। तो आइए इसके
कुछ कुछ खास खास सिम्टम्स जानते हैं और ये क्यों होता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, जब भी कोई डिसीज़ होती है, आप उसको ट्रीट करवा रहे हैं और उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर आपको सजेशन दिया जाता है कि आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइए और आपकी पूरी जाँचें वगैरह करवाइए। फिर उसमें डिफाइन होके आता है कि आपको कैंसर है, आपको कीमो करवाना पड़ेगा, पेट स्कैन करवाना पड़ेगा, बायोप्सी करानी पड़ेगी, मेमोग्राफी करवानी पड़ेगी या अदर कोई जाँचें वगैरह करवानी पड़ेगी। तो उसके बाद में डिफाइन होके आता है कि वो कैंसर है। तो कैंसर जनरली भाषा में समझिए, कैंसर है क्या? कैंसर अपनी बॉडी में बढ़ने वाला एक प्रकार का सेल्स है जो अपनी ही बॉडी का पार्ट है और वो अपनी ही सेल्स को खा रहा है। मतलब अपने बॉडी का पार्ट है, अपनी ही बॉडी को खा रहा है, उसको नाम दिया गया है कैंसर, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो करना क्या है, जो अपनी बॉडी का पार्ट अपनी बॉडी खुद खा रही है उसको रोकना है। दो तरीके से रोक सकते हैं। एक, पहला, अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लो। दूसरा, जो सेल्स का ग्रोथ अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको ख़त्म कर दो। बस ये दो ही तरीके से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको नेचुरल तरीके से ख़त्म करने का सबसे पहला नियम कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। दूसरा, यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सजेशन लीजिए या फिर आप मुझसे बात कीजिए। आपको अगर डाउट लगे कि मुझे कैंसर है या फिर कैंसर हो सकता है तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मेनली जनरली ये समझ लीजिए, किसी के मुंह में छाला हो रहा है बहुत लंबे समय से, उसको ठीक नहीं हुआ है और उन्होंने जांच करवाई, तो जांच करवाने में पता चला उनको माउथ का कैंसर है। लेकिन उस कैंसर को आप वैसे भी ठीक कर सकते हैं ऑटोमेटिक। और आप इसके लिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो आप टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, ये टेस्ट आपके मुंह में जो सेल्स है उस सेल्स में कितना अग्रेसिव है वो उस चीज़ को दिखाता है। इसको ठीक कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको जहाँ भी कैंसर का सेल्स बनता है उसको सबसे खत्म करने का आसान तरीका है, वो जिस तरीके से बना उसी तरीके से खत्म करो, क्योंकि कैंसर कभी भी एक दिन में नहीं बनता है, इसको बनने में टाइम लगता है। ये डेफिनेटली धीरे धीरे ग्रो करेगा और एकदम से सडनली अपना रूप लेगा, है ना। तो इसको खत्म करने का भी सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने पेट को ठीक कीजिए, अपना डाइजेशन ठीक कीजिए, वात पित्त कफ को बैलेंस कीजिए, आपके शरीर का दोष निकल जाएगा, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे जो रिजल्ट दिए हैं वो कैंसर के मामले में बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। पाइल्स कैंसर 7 दिन में रिजल्ट, ब्रेस्ट कैंसर 1.5 महीने में रिजल्ट, उसके अलावा छोटे मोटे ट्यूमर 15 दिन में रिजल्ट, और इसके अलावा जिन्होंने बायोप्सी करवाई है पूरी बॉडी में फैल गया है उनको 3-3, 4-4 महीने में रिजल्ट, 4 महीने में गले के कैंसर में रिटर्न आवाज आना। ये सब हमने विद इन हमारे हाथ से किए हुए पेशेंट्स में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। तो डेफिनेटली ये रिजल्ट आसानी से मिलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना अर्ली स्टेज में आप आयुर्वेद में आओगे उतना फास्ट रिकवरी होगी, जितना लेट आप आयुर्वेद में पहुंचोगे उतनी रिकवरी में हमको टाइम लगता है। तो कोशिश करें, इनके सिम्टम्स को समझें। इनके जनरली सिम्टम्स हम बता देता हूँ। 1 महीने में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अनएक्सपेक्टेड तरीके से, तो ये 2 चीज़ आप डिफाइन कीजिए। या फिर बॉडी में कहीं किसी प्रकार का दर्द और वो बिना किसी रीज़न के, मतलब जैसे अपने को बुखार आता है तो लगता है कि थकान, वीकनेस, कमजोरी है, लेकिन उसके अलावा बुखार नहीं है, कुछ सर्दी जुकाम कुछ नहीं है, बॉडी में कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रहा है। या फिर इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ों में ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पे कहीं दर्द हो रहा है उसका कोई रीज़न नहीं है, वो बिना रीज़न के दर्द कर रहा है, तो वो आप समझिए कि वो कैंसर वगैरह हो सकता है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आयुर्वेदिक से उसको क्योर कीजिए और 100% आपका ये क्योर हो जाएगा। इसमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जितना बड़ा बताते ही उतना बड़ा एक्चुअल में है नहीं। अगर आप इसको व्यवस्थित ढंग से देखेंगे तो डेफिनेटली आप इसका जड़ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि जड़ से ट्रीटमेंट कीजिए। जड़ से ट्रीटमेंट करने का मतलब यही होता है कि उसका रूट ऑफ कॉज पता लगाइए कि ये बीमारी किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, उसको ठीक कर दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं सिर्फ सिम्टम्स को दबाने के लिए मेडिसिन दे दी और आपका ट्रीटमेंट हो गया, नहीं। आपका जो रूट ऑफ कॉज है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, उसको ही आप निकाल दीजिए। जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, अगर आपकी गाड़ी में टायर में गड़बड़ है तो आप क्या करेंगे,
टायर को ही चेंज कर देंगे, तो उसका जो रूट ऑफ कॉज होगा उसी को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि टायर में गड़बड़ है और आप उसकी गाड़ी की सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं, सीट चेक कर रहे हैं, उसका क्लच वायर देख रहे हैं, नहीं। अगर उसका टायर गड़बड़ है तो आपको टायर को ही बदलना पड़ेगा। सेम एज इट इज, इसको समझिए आप। और आयुर्वेद में अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो उसका रूट ऑफ कॉज पकड़िए और उसका ट्रीटमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि विद इन 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स में आप पूरे 100%। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर का पता कैसे करें कि आपकी बॉडी में कैंसर है, कोई ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसको पता कैसे करें। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपके ब्रेस्ट में कहीं दर्द तो नहीं है, कहीं ट्यूमर या गठान जैसा कुछ उसमें है तो नहीं है। जब तक उसमें कोई गठान या दर्द महसूस नहीं हो तब तक आपको उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि ब्रेस्ट में कुछ गठान आ रही है, कुछ हल्का दर्द हो रहा है, तब ही आप उसके बारे में सोचिए। अदरवाइज बाकी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट ट्यूमर है, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले इसका सबसे प्राथमिक लक्षण यही होता है कि सबसे पहले आपको गठान दिखेगी ब्रेस्ट में और उसमें दर्द होगा। तो अगर ये 2 लक्षण आपको दिखे तब ही आप इसके ऊपर कोई डिसीजन लीजिए। जब तक इन दोनों में से कोई भी एक लक्षण नहीं हो तब तक आपको उसके बारे में कोई विचार करने की। और हम साथ में ये भी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कब हो सकता है, कौन सी एज में हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि ज़्यादातर मोनोपॉज की जो एज होती है 40 से 45 की एज में, तब आपका ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। दूसरा, जब आपका कोई प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, उसके बाद में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब एक चांसेस बनता है कि इसमें हो सकते हैं। या फिर जब माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है, बच्चों को दूध पिलाती है और जब दूध पिलाना बंद करती है तब उस एक अवस्था में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बनती है। तो ये मेन 2 या 3 रीजन आप पकड़ के चलिए। डिलीवरी के टाइम पे जब बच्चा छोटा रहे, माँ का दूध पिए, और उस समय तीसरा आपका जब मोनोपॉज की स्थिति हो, यानी कि जब आपके माहवार या महीने बंद हो रहे हो, तब इन 3 स्थितियों में आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। तो आप इसी समय थोड़ा सा ध्यान रखिए और जैसे ही आपको पता चले तुरंत आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए और अपनी समस्या का सॉल्यूशन कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हमारे साथ वापस से डॉक्टर पंकज पाटिल सर, एम्स नई मुंबई से सीनियर डॉक्टर हमारे पास साथ अवेलेबल है। आज आइए हमसे जानते हैं कि एक मार्केट में बहुत सारी भ्रांति होती है कि ज़्यादा बैठने से पाइल्स, फिस्टुला या फिशर की तकलीफ होती है। तो ये कितना सच है, सर से जानते हैं। और एक भ्रांति और होती है कि आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो उस वजह से आपको पाइल्स की तकलीफ होती है। तो ये बातों में कितनी सच्चाई है, आइए हम सर से जानते हैं। नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज पाटिल, सिद्धि एम्स नासिक की ब्रांच से बोल रहे हैं। तो ये ना काफ़ी बुनियादी सवाल है। जनरली पेशेंट की अपने सोच होती है कि भैया मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मुझे पाइल्स हो गई, या कहीं उसने सुना होता, कहीं रील देखी होती हैं। भ्रांति अभी माया है ना, तो यूट्यूब पे भी माया है, भ्रांति बहुत फैली हुई है। कोई सही डायरेक्शन करने वाला कोई मुझे भी कभी नहीं दिखता, मैं भी सोचता हूँ। तो देखो, हम आपका जो पहला सवाल है कि ज़्यादा समय बैठने से क्या बवासीर होती, तो हम उन लोगों से शुरू करते हैं जो ज़्यादा समय बैठते हैं। तो जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो नॉर्थ से साउथ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ जाते हैं, 12-12 घंटे की ट्रैवलिंग करते हैं, या जो ट्रैवल चना वाले ड्राइवर्स जो ओवरनाइट पूरा ट्रैवल करते हैं, है ना, ये इनको पकड़ते हैं पहले, क्योंकि इनके ये जितना कंटिन्यू बैठे रहते हैं, बाकी कोई तो बैठा नहीं रहता, इनको पकड़ लो। तो इन लोगों को बवासीर होती है। अब अगर 100 लोग लोगे तो उनमें से 20-22 को बवासीर होगी, है ना, सबको नहीं होगी। तो उन 20-22 को क्यों होगी, उसका भी एक कारण है। वो क्या करेंगे, वो रात को 2 या 3 बजे अपना खाना खाते हैं, बराबर, ये खाने का टाइम तो है नहीं। दूसरा, हर 3-4 घंटे में चाय पीते हैं, है ना, अपना जागने के लिए, मतलब नींद ना आए इसलिए वो चाय पीते हैं, है ना। तीसरा, वो लोग नॉनवेज भी खाते हैं। चौथा, बाहर खाते तो चटपटा खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, मिर्च खाते हैं। तो उनका आहार खराब है, उनका काम खराब नहीं है। देखो, भगवान पे भरोसा करो। अगर अपनी रोजी को ले ले, अपने परिवार को पालने के लिए भगवान ने तुम्हें कोई काम सौंपा है, बाय डिफॉल्ट कोई काम तुम्हारे साथ आया है, तो तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। तो लोग अपना वो काम नहीं दे, हमने मतलब अपने जो आदतें खाने उस पे रोकने लगाते हैं। हाँ, अपने काम के बारे में सोचते मैं ज़्यादा बैठा रहता हूँ। भैया तू कब खाता है, क्या खाता है, ये कब सोचेगा, है ना। तो जीवान जो ललायत है बचपन से खाने के लिए, आजकल तो प्रॉब्लम ऐसा है कि माँ बचपन से बच्चों को टेस्ट दे रही थी, भाई मैगी
सारे मसाले फेल हो गए, बस मैगी का मसाला आ गया, उसमें इतना ढेर सारा नमक है। तो अगर आप खाएंगे तभी खाएंगे जब आपको टेस्टी लगेगा। जो भीड़ है मार्केट में, जो होटल में जो भीड़ जमा हो रही है, क्यों जमा हो रही है? क्योंकि टेस्टी खाना दे रहा है। तो जो लोग टेस्ट के पीछे दौड़ेंगे उनका बवासीर होगा, क्योंकि टेस्ट के पीछे दौड़ेंगे। आप टेस्टी खाना है, पित्त बनेगा। आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाइट खाएंगे, अजीर्ण बनेगा। तो पित्त बनना और अजीर्ण, पित्त और अजीर्ण, यही बवासीर का कारण है। ज्यादा देर बैठना ये तो बाह्य कारण है। अगर आपका एसिड बना हुआ है, पित्त खराब है, अजीर्ण है, और फिर आप अगर ज्यादा घंटे बैठ रहे तो फिर बवासीर होगा, पर खाली उससे नहीं होगा। पर वही अगर रात में खाना ना खाएं, अगर आपकी ड्राइविंग चल रहा है तो चाय ना पिए, जूस ले, है ना, या शाम को खाना खा के काम करें, है ना, अपनी जीवेंद्र को कंट्रोल करें। या अगर रात को जागा है तो अगले दिन बिना खाए 4 घंटे सो ले, तो रात का जागरण कवर हो जाता है। पर ये किसी को पता नहीं है नियम, है ना। तो उससे क्या ना, काम जो है, कर्म बर्बाद हो गया, मतलब बदनाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं, कर्मयोग जो है वो अच्छा है। कोई अगर ड्राइवर है, अगर उसे काम करना है तो भैया, तो अपना तो पेट पाल रहा है, घर पाल रहा है, तो उसका काम उसको खराब नहीं करेगा, लेकिन उसकी आदतें जरूर उसको खराब कर देगी। तो पहला ये टंग पे कंट्रोल होना चाहिए बवासीर के लिए। दूसरा, जनरली जो लोगों को हार्ड स्टूल होती है, जो जोर लगा के लैट्रिन करनी पड़ती है, उनको भी लगता है कि हमें उस आदत से बवासीर होगी। देखिए, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं। उनको ये सोचना चाहिए कि मेरी स्टूल हार्ड क्यों हो रही है। हार्ड स्टूल की वजह से कैंसर, बवासीर नहीं हो रहा है। स्टूल हार्ड क्यों हो रही है? हार्ड हो रही है क्योंकि खाने पीने की आदत है। तो वही सारा मामला है कि आप अपनी अग्नि को आप क्या नैवेद्य दिखा रहे हैं। जो जाठराग्नि है, वो जो भगवान है, वैश्वान हरो होता प्राणायाम ध्येय समाज प्राणा प्राण समाज पचतम, तो पचाने वाला अग्नि नहीं हो, खुद भगवान है। उस भगवान को आप क्या नैवेद्य दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो भैया, आप पहला हमारे क्लिनिक में आके अपनी दिनचर्या फिक्स कर लो, है ना, अपना पाचन ठीक कर लो, बवासीर की चिंता मत करो। बवासीर की चिंता नहीं करोगे तो फिस्टुला नहीं होगा, फिस्टुला नहीं होगा, फिशर नहीं होगा, तो कारण परंपरा ही खत्म हो जाएगी। तो बवासीर जो होता है वो अजीर्ण से होता है, खाना ठीक से नहीं पचने से होता है। बवासीर खाने की गलत आदतों से होता है, किसी काम से नहीं होता। अपना काम करते रहो, लेकिन सही दिशा में प्रयास करो। सही ट्रीटमेंट यहाँ आके ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं। धन्यवाद सर। आज सर ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है कि अपना दिनचर्या व्यवस्थित कीजिए तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी दिनचर्या के बारे में डाइट चार्ट बनवाएं और वो डाइट चार्ट फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम हिम्स के हमारे सीनियर डॉक्टर से बात करेंगे, जो हमसे काफ़ी सीनियर है, उनसे बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि कैंसर जो हमको दोबारा बार बार कैंसर होता है वो क्यों होता है और उसको हमको कौन कौन सी जांचें से हमको डिफाइन करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए। तो आइए आज हम मिलते हैं डॉक्टर पंकज पाटिल सर से। नमस्कार। नमस्कार। मैं सीनियर डॉक्टर पंकज बोल रहा हूँ, शुद्धि हिम्स नासिक से। ये जो सवाल हैं ये बहुत ही बुनियादी हैं आज के तारीख में। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, जैसे 2016 में यूट्रस का कैंसर हुआ था, फिर 2022 में वो लंग्स में चला गया। जब 2016 में उन्होंने यूट्रस निकाल दिया, डॉक्टरों के कहने पे कीमो कर लिया, रेडिएशन कर लिया, सब कर लिया, फिर वो सोते रहे अभी कुछ नहीं होगा, तो 2022 में सीधा लंग में होगा, 4th स्टेज में चले गए। तो ये कहानियाँ बहुत है। किसी का मुंह का कैंसर होता है, जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, तो ये काट कूट के वो सारा जुगाड़, मतलब वो ऑपरेशन कर देते हैं। पेशेंट को लगता है मेरा ठीक हो गया, फिर 10 साल बाद वो दोबारा इधर बढ़ने लगता है। तो ये क्यों बढ़ता है? इसका कारण, मेन कारण ये कि आज जो लोग भरोसा करते हैं कैंसर के लिए, वो एलोपैथी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो केमो कराते हैं, रेडिएशन कराते हैं। केमो रेडिएशन से सिर्फ कैंसर का सेल मरता है, कैंसर की भूमिका नहीं खत्म होती, है ना। तो एक तरह से आपका सेल मर रहा है, कुछ समय बाद अगर भूमिका खत्म नहीं होगी तो दोबारा बढ़ना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो कैंसर को बढ़ने के लिए माहौल चाहिए। कोई भी अगर बढ़ा तो उसके लिए माहौल चाहिए। तो आयुर्वेद ये कहता है, अगर पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में, मतलब बॉडी अगर एसिडिक है, तो कैंसर कभी भी दोबारा बढ़ सकता है। और देखिए ना, मतलब मजे की बात यह है कि जो केमो है, केमो में जो सारे केमिकल्स यूज होते हैं, या जो रेडिएशन है, या जो इम्यूनोथेरेपी है, इसमें सारे में, और ऑपरेशन में भी जो दवाएं देते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह, उसमें सारे में गैस एसिड बनता है, मतलब पित्त बनता है। तो ये दवाएं क्या करती है? कैंसर को एकदम खत्म करती है, लेकिन उसका बुनियाद जो है, बीज बो के जाती है। तो एसिड पीछे जमा रहता है, पेशेंट अपने से सुख रहता है, जो मरीज आए खाता है, खाते रहता है। तो मैं सभी कैंसर पेशेंट को कहूँगा कि आप एक बार, कम से कम एक बार हमारे यहाँ के अपना कंसल्टेशन करें। अगर आपका एक बार ठीक हुआ है तो ये मत समझे कि दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसकी भूमिका बीज अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसका एसिड अभी भी बना हुआ है। तो अपने को डिटॉक्स करने के लिए, अपने को एसिड न्यूट्रल करने के लिए आपको हमारी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है।
तो यहाँ पे अगर वो अपना डिटॉक्स करेंगे तो फिर हम ये संभावना, अल्कलाइन बॉडी होती है तो आगे बढ़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम कहते सकते हैं कि पेशेंट को भैया तू पूरा ठीक हो गया, उसके बिना वो संभव ही नहीं। फिर दुनिया में कोई तरीका नहीं इसके सिवा कि आप बॉडी को डिटॉक्स करें, न्यूट्रलाइज, मतलब पूरा एसिड खत्म कर दे, इसके बिना कोई तरीका नहीं। धन्यवाद सर। आज हमारे सर ने कैंसर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है और आयुर्वेदिक से 100% रिवर्स होता है, ये सर ने बताया है। बस तरीका हमको चेंज करना पड़ेगा और उसको हम जो सर ने गाइडेंस दिया उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम इस चीज से बाहर आ जाएंगे। समय दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार, शुद्धि क्लिनिक नासिक से। आज हम एक ऐसे ओल्ड पेशेंट से मिलेंगे जो हमारे पास 1 साल पहले आज से डिसीज रिवर्स करके गए थे और अभी 1 साल बाद कैसे हैं आप उनके खुद मुंह से सुनते हैं। आइए। नमस्कार। नमस्कार, बताइए आपका शुभ नाम। दीपक छेत्री, पेशेंट सर। ओके, कब आप हमारे पास आए थे। मैं 2020 से ट्रीटमेंट के लिए आबद्ध हूँ आपके साथ। ओके, जब आए थे तब क्या तकलीफ आपको थी। मुझे सर बीपी की, ब्लड प्रेशर हाई, उसकी तकलीफ थी। ओके तो अभी नॉर्मल पे आ गई। ओके अब एंटीबायोटिक चालू थी, वो बंद हो गई। ओके। अभी कोई गोलियां वगैरह कुछ खाते हैं क्या आप। नहीं सर, अभी एंटीबायोटिक सब बंद हो गए। ओके, शुद्धि कब से आपकी गोलियां सारी बंद है। अभी 8 महीने से बंद है। और अभी क्या क्या आप डाइट में फॉलो करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ओके, सादा सिंपल खाना। बराबर। तो देखिएगा, ये जब हमारे पास आए थे तब इनकी बीपी की गोली चालू थी। अभी इनकी बीपी की गोली पूरी तरह से बंद है और इसके बाद में कम से कम इनको 1 साल हो गया है और अभी तक कोई भी मेडिसिन इनको चालू नहीं है। तो ये डाइट का फॉलो करने का आपको नतीजा मिलता है, रिजल्ट आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी ही डाइट फॉलो करें और डिसीज को रिवर्स करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम कैंसर्स को हराने का नियम जानेंगे। तो कैंसर्स को हराने के लिए एक ही नियम सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, वो है रात का खाना आप सूर्यास्त के पहले कर दीजिए। रात का खाना 6 बजे के बाद आप नहीं खाएंगे। ये नियम बना लीजिए कि आप 4 महीने इस नियम को पाल के देखिए, अप्लाई करके देखिए कि शाम का खाना मैं सूर्यास्त के बाद नहीं खाऊंगा। तो विदिन 4 महीने के अंदर अंदर आपका कैंसर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, यूटेरस कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, एब्डोमिनल कैंसर हो, रेक्टल कैंसर हो या चाहे कोई अदर कैंसर भी हो, तो वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी 24 घंटे वर्क करती है, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत रहती है। और जो आपकी बॉडी में ऐसा ट्यूमर है, कैंसर है, कुछ भी है, अगर आप उसका बायोप्सी कराएंगे, टेस्ट कराने के लिए भेजेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? उसमें न्यूट्रिशन, पोटेशियम, विटामिन, सारी चीज़ें मिलेगी और वो ही अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है। और जब आप शाम का खाना सूर्यास्त के बाद खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? बॉडी को जहाँ से जरूरत होगी तो वो खुद उठा लेगी। जैसे आपने कहीं एक बड़ा सा कमरा, उसमें अपने सारे सामान रखे हुए और उसको स्टोर रूम आपने नाम दिया हुआ है और उस स्टोर में आप क्या करते हैं? अपने सारे सामान ले जाके इकट्ठे कर देते हैं। फिर जिस सामान की जरूरत होती है तब आप वहाँ से उठा लेते हैं, नहीं जरूरत होती है तो वहाँ पे रख देते हैं। सेम एज इट इज है, वो कैंसर्स ने पूरी बॉडी का खाना या कचरा अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है और वो खाना आप शाम को 6 बजे के बाद खाना बंद कर दो तो सुबह आपका दिन भर का जो साइकिल्स होता है वहाँ से आपका ट्यूमर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सा नियम है, एक शाम का खाना जल्दी करना है। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हमारी जॉब है या फिर हम घर पे ही लेट आते हैं, खाना ही लेट खाते हैं। तो सिर्फ 4 महीने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करके देखिए कि शाम का खाना आप सूर्यास्त के पहले कर दो या फिर शाम का खाना छोड़ दो। थोड़ा सा जल्दी कुछ ना कुछ खा लीजिएगा और कोशिश करना डाइट, DIP डाइट ही फॉलो करें। अगर आपने ये किया तो कैंसर 100%, 100 मतलब 100% पूरा रिवर्स हो जाएगा। आप इसको अप्लाई करके देखिए। हमने कई पेशेंट्स पे इसको अप्लाई किया है और 100% रिजल्ट उनको देखने को मिले हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनको पेट की तकलीफ रहती है, पेट में दर्द रहता है, एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनका पेट की समस्या रहती है, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको एक दिन 24 आवर्स यानी कि सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पे रहना है। इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। मतलब आप सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरा नारियल पानी पीजिए और ज़रूरत लगे तो रात को भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और आपका ये एक दिन का 24 घंटे का जो उपवास रहता है सिर्फ नारियल पानी पे, इससे आपकी पेट की तकलीफें खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन में आराम हो जाएगा, हाइपर एसिडिटी में आराम हो जाएगा और पेट की जितनी भी तकलीफें होती है पेट में रिलैक्सेशन हो जाता है।
तो आपको पेट के लिए नारियल पानी सबसे बेस्ट होता है। तो जिसको भी पेट की बहुत ज़्यादा तकलीफ है वो एक दिन इस तरह का फास्ट करके देखें। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पीना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। तो आप ये करके देखिए, आपकी एक ही दिन में पेट की समस्या में काफ़ी कुछ आराम हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनको प्यास बहुत लगती है, बार-बार पानी पीते हैं और यूरिन के लिए जाते हैं। प्यास लगती है, पानी पीते हैं और बार-बार यूरिन को जाना पड़ता है। तो ऐसे समय में क्या सॉल्यूशन करें? तो ऐसे समय के लिए आपको सबसे पहले करना चाहिए कि वो जो पानी है आपकी बॉडी के लिए हेवी हो रहा है, पानी आपकी बॉडी में नहीं पच पा रहा है, तो आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। पानी को कैसे चेंज करेंगे? या तो पानी को गर्म करके, ठंडा करके उस पानी को पिए, तो वो आपका पानी की पूर्ति शरीर में करेगा और वो पानी आपके शरीर को लगेगा, वो यूरिन के रूप में बाहर नहीं निकलेगा। तो जब तक आपका शरीर उस पानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक पानी यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपको शरीर को उसका फायदा नहीं होगा। या फिर पानी को आप एल्कलाइन करके पीजिए, यानी कि एल्कलाइन यानी कि उसका पीएच वैल्यू बढ़ा दीजिए। आप उसका अगर पीएच वैल्यू बढ़ा देते हैं तो आपका बॉडी में पानी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और ये सभी डिसीज में काम करता है। विशेषकर जिनको एसिडिटी होती है, जलन होती है, वो सिर्फ ठंडा पानी पीते हैं लेकिन उनको आराम नहीं लगता है और तुरंत यूरिन को जाना पड़ता है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो, या तो पानी को गर्म करके ठंडा करके पिए या फिर पानी को एल्कलाइन कर ले। दोनों में से एक काम करें तो आपकी वो जो बार-बार प्यास लगने वाली समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत से व्यक्ति महाशिवरात्रि का फास्ट या उपवास रखते हैं, तो हमको भूखे बिल्कुल नहीं रहना है। फास्ट तो करना है, लेकिन हमें क्या खाना है? आलू नहीं खाना है, हमें खाना है लिक्विड, यानी कि नींबू पानी, नारियल पानी, फल फ्रूट और सलाद। यही आप आज फ्रूट्स में लीजिएगा। आप फास्ट में आप यही रखिएगा। फल जितने खा सकते हैं, तरबूज, खरबूजे का भी सीजन आ गया है, वो खाइए, अंगूर खाइए, अनार खाइए, पपीता खाइए, है ना? आप ये सारे फल लीजिए और नींबू पानी बना के लीजिए, नारियल पानी लीजिए, उसमें शक्कर को अवॉइड रखिएगा। आज अगर ये वाला फास्ट आप दिन भर करेंगे 12 घंटे के लिए, तो आपका बहुत अच्छा, आपका पेट को रेस्ट हो जाएगा। प्लस रात को 12 घंटे कुछ नहीं खाना है, यानी कि आपका 24 घंटे का एक तरह का ये फास्ट हो जाएगा। तो आप इस फास्ट को फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी बॉडी से थकान, वीकनेस खत्म हो जाएगी और आपको एक अंदर से एनर्जी मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं उन पेशेंट्स के बारे में जो बोलते हैं कि हम मीठा बिल्कुल नहीं खाते, फिर भी बॉडी में शुगर बढ़ी हुई है, ऐसा क्यों? तो मीठा, आप सिर्फ शक्कर का ही मीठा नहीं होता है। आप अगर गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो उसमें भी आपका शुगर 90 पॉइंट ऊपर हो जाता है। सेम आप जवार या बाजरे की रोटी खाते हैं तो उसमें 30 से 40 या 50 पॉइंट आपका शुगर ऊपर हो जाता है। सेम आप बार्ली की यानी कि जौ की अगर रोटी खाते हैं तो उसमें 30 से 35 % आपका लेवल, शुगर लेवल बढ़ता है। और यही आप चावल वगैरह खाते हैं तो 70 से 75% आपका शुगर लेवल बढ़ता है। तो आप बोलते हैं कि मैं शक्कर नहीं खाता हूँ, उसके बाद भी शुगर की बीमारी है, तो उसका मेन रीज़न होता है आप क्या खाने में खा रहे हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो आप जो जवार बाजरे की रोटी खाइए तो आपका शुगर लेवल कम होगा। गेहूं और चावल को ज़्यादातर अवॉइड करें तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं अजवाइन के बारे में। तो अजवाइन के फायदे को हम जानते हैं। अजवाइन गैस, एसिडिटी को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन इसमें एक होता है थायमन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसको कंट्रोल करने का काम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखता है। साथ में आपके हार्ट के अंदर कैल्शियम का कोई भी प्लाक नहीं बनने देता है। तो ये इतने सारे गुण आपके अजवाइन के होते हैं। तो अजवाइन बीपी को भी फायदा कर रहा है, गैस को भी फायदा कर रहा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है और आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो अजवाइन को 1 चम्मच लें, उसको पानी में घोल के लें, या फिर अजवाइन को आप खाने में मिक्स कर लें, या फिर आप सब्जी वगैरह जो बना रहे हैं उसमें आप अजवाइन वगैरह डाल के सब्जी को बनाएं। तो जितना आप खाने में अजवाइन वगैरह यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा।
तो घरेलू नुस्खे की वजह से आपके बॉडी को भी फायदा हो जाएगा और घरेलू अजवाइन से भी आपके शरीर के फायदे हो जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में। तो डाइट के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, हम जब भी खाना खाने के लिए बोलते हैं तो 2 डाइट बोलते हैं, प्लेट 1 प्लेट 2, यानी कि प्लेट 1 में क्या आएगा और प्लेट 2 में क्या आएगा। आज इसके बारे में हम डिटेल जानकारी जानते हैं। तो आप जब भी खाना खाने बैठे, वो चाहे सुबह का खाना हो, लंच हो या फिर रात का डिनर हो, उसमें प्लेट 1 प्लेट 2 रहेगा। प्लेट 1 मीन्स कच्चा भोजन। कच्चे भोजन में आएगा आपका खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सारी जो कच्चे पदार्थ होते हैं ये आएगा आपका प्लेट 1। और हमेशा प्लेट 1 कितना लेना रहता है, जो पेशेंट जिस बीमारी से ग्रसित है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाता है, लेकिन एक अप्रोक्स अगर देखा जाए तो आपके वेट के अकॉर्डिंग 5 गुना ग्राम्स, जैसे मेरा वेट आज 70 किलो है तो 70 किलो के हिसाब से इसका हाफ यानी कि 350 मतलब 350 ग्राम आपको सलाद खाना है, जिसको बोलते हैं प्लेट 1। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला डाइट, प्लेट 1। प्लेट 2 किसको बोलते हैं? प्लेट 2 अपने घर में जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल वगैरह जो बनते हैं, ये इसको बोलते हैं पका हुआ खाना, जिसको हम बोलते हैं, ये आता है प्लेट 2। प्लेट 2 मीन्स जो भी अपन घर में पका के खा रहे हैं उसको बोलते हैं प्लेट 2, वो प्लेट 2 होता है। तो प्लेट 1 को पहले खाना है। जैसे आप कहीं होटल वगैरह पे जाते हैं तो वेटर आपको पहले सलाद ला के देता है, बाद में खाना आता है। उसका मतलब भी यही होता है कि खाना आ रहा है उससे पहले पहले आप सलाद को शुरू कीजिए, आप स्टार्टअप कीजिए, यानी कि आपके आंतों में जो फाइबर पहले जाएगा तो वो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो फाइबर पहले जाने से आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और वो खाना आपका पूरा बॉडी में लगेगा। तो क्या होता है, बहुत सी बार हम डायरेक्ट खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में फाइबर नहीं पहुंचता है। जब फाइबर नहीं पहुंचता है तो अपना शरीर उस खाने को पचाने में टाइम लगाता है, और वो खाना नहीं पचा और आपने नेक्स्ट खाना खा लिया तो फिर अजीर्ण होगा या दूसरी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमेशा पहले सलाद खाओ फिर खाना खाओ। पहला नियम तो ये हो गया सलाद खा के खाना खाने का। दूसरा नियम, रात का जब भी खाना खाए जल्दी खाएं, सूर्यास्त के पहले खाएं। अगर पॉसिबल हो तो डेली नियम यही रखें 365 दिन। अगर नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दीजिए कभी कभार जॉब की वजह से, पर बाकी मैक्सिमम कोशिश कीजिए खाना सूर्यास्त के पहले करने का। ठीक, ये हो गया आपका प्लेट 1 प्लेट 2। अब हम आते हैं फ्रूट्स पे। फल कब खाना चाहिए? फल हमको सुबह खाना चाहिए, खाली पेट उठते ही खाना चाहिए। जहां हम चाय लेते हैं, हर्बल टी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसके स्थान पे अपने को फल लेना चाहिए, वहां पे अपने को फल खाना चाहिए। तो फल हमेशा सुबह सुबह उठ के ही खा लीजिए। फल में आप ले लीजिएगा एप्पल, अंगूर, अनार, अभी सीजनेबल के हिसाब से तरबूज, खरबूजा, है ना, अभी आम का सीजन आने वाला है तो ये सारे फल आप खा सकते हैं। फल, सीजनेबल फल हमेशा खाना कंपलसरी है। और नियम रखिए कि दिन में 2 ही बार खाना खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर जो बहुत ज़्यादा बीमार है, जिनको बीपी की गोलियां चल रही है, शुगर की गोलियां चल रही है, वो नियम बना ले दिन में 2 ही बार खाना खाएंगे, इसके अलावा खाना नहीं खाएंगे। तीसरी बार में कुछ खाना है तो सिर्फ अपन नाश्ते में फ्रूट्स लेंगे, उसके बाद अदरवाइज कुछ नहीं। फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप स्प्राउट वगैरह कुछ ले लीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। आप अगर ये नियम और ये डाइट फॉलो करके चलेंगे तो बिना मेडिसिन के भी आप कोई सी भी डिसीज रिवर्स कर सकते हैं। हमने ऐसे अमेजिंग पेशेंट्स देखे हैं जिनका 7-7 दिन पका हुआ खाना छुड़वाया हमने और वो रिकवर होके गए हैं। सेम एज इट इज। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था जिनका लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था कि बोले लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और उनकी कैपेसिटी लिवर ट्रांसप्लांट की नहीं थी। तो उन्होंने सिर्फ हमारी ये 7 दिन डाइट करी, 7 दिन पका हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया, सिर्फ कच्चे खाने पे आए। उसमें कोई नमक नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई चाट मसाला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कच्चा खाना और फल खाए। 7 दिन तक कंटिन्यू यही खाया, उसका लिवर ट्रांसप्लांट टल गया। तो ये डाइट से ही आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं डाइट पे आज विस्तृत चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको डाइट पूरा समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी कोई डाइट में कोई डाउट रहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में और डिटेल जानकारी दे दूंगा। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और लगे कि आपको इस तरह की और जानकारी मिलती रहनी चाहिए
तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा और उस कमेंट्स के आधार पे अगर कोई और वीडियो बनाना हो तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना के आपके लिए सामने लेके आऊँगा। तो हम उसको एज़ इट इज़ जिस फार्म में जो ज़रूरत होती है वो हम उसको उस रूप में अप्लाई करेंगे। तो डाइट लगभग सभी डिसीज़ में यही रहती है। हाँ, जॉइंट पेन के पेशेंट में थोड़ा-सा सलाद खाने पे कभी-कभी जॉइंट पेन बढ़ सकता है या दर्द बढ़ सकता है, तो उनको हमेशा सलाद को पानी में उबाल कर लेना है। पानी में उबाल कर मतलब हल्का-सा उसको बॉयल करके फिर लेना है। तो ऐसे ही अलग-अलग प्रकार की डाइट होती है। उसके बारे में अगर और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं रोज़ा रखने वाले पेशेंट्स की। जो रोज़ा रखते हैं उनको आज किस तरह से अपनी डाइट को फ़ॉलो करना चाहिए। तो रोज़ा रखने वाले सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप कुछ भी पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, तो ये आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगा। सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपका ये हो गया 12 घंटे का आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया। अब बचे रात के 12 घंटे। रात के 12 घंटे में आप कोशिश कीजिएगा कि तला-गला नहीं खाना है, बेसन, मैदा वाली चीज़ को अवॉइड करना है, बेकरी प्रोडक्ट नहीं खाना है ना? दूध और दूध का आइटम नहीं लेना है। अगर ये आप चीज़ें अवॉइड करते हैं, तो आपके रोज़े में उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ में आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपको खाना क्या-क्या है वो देख लीजिएगा। तरबूज, खरबूजा, अंगूर जो सीज़नेबल फल है वो पूरे खाने हैं। उसके बाद में फल-फ्रूट सारे खाने हैं और इसके बाद में आपको अगर कुछ खाना है तो जवार बाजरे की भाकरी वगैरह कुछ खाइए, हरी सब्ज़ी खाइए और दालें खाइए। दोनों टाइम आप रात में यही लीजिएगा। इसके बाद में अगर आपको वीकनेस, कमज़ोरी जैसा ऐसा कुछ फ़ील होता है तो उसके लिए आप हमारे पास से डॉक्टर इम्यून टैबलेट होती है, डॉक्टर अलौकिक होती है, इम्यून साइरप होता है, अश्वगंधा होता है, ऐसे अलग-अलग टाइप के मेडिसिन्स वगैरह होते हैं, जो आप वीकनेस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस 1 महीने में आपका वीकनेस बिल्कुल नहीं होगा और दूसरी बात इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा आपका डिसीज़ रिवर्स हो जाएगा। किसी की अगर बीपी की गोली चलती है तो वो 28 दिन में ही बीपी की गोली बंद हो जाएगी, शुगर की गोलियाँ चलती है तो 28 दिन में ही शुगर गोलियाँ बंद हो जाएगी और जो क्रिटिकल डिसीज़ से ग्रसित है, उनके लिए सबसे लाभप्रद है। तो इस रोज़े में आप ये चीज़ करना शुरू कीजिए तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा और आप डिसीज़ से बहुत जल्दी फ्री हो जाएँगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम हमारे एक और ओल्ड पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उनसे खुद से जानेंगे कि उन्होंने क्या-क्या डाइट फ़ॉलो किया, कैसे किया और अपनी डिसीज़ को कैसे-कैसे रिवर्स किया। आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं। तो आज हमारे साथ में है मेज़बान जी शेख। नमस्ते। नमस्ते। जी बताइए कैसे क्या है आप और हमारे पास कब आए थे? हम आपके पास 2 साल पहले आई थी। ओके। हाँ, और क्या-क्या तकलीफ थी उस समय आपको? जब मुझे लीवर की तकलीफ थी, इन्फेक्शन हो गया था और शुगर भी बढ़ी हुई थी बरोबर, और फिर जॉन्डिस हो गया था, उसकी वजह से मुझे वीकनेस वगैरह बहुत था बरोबर। और घुटने में भी तकलीफ थी। हुँ, लेकिन अब अभी आपकी दवाई से मुझे वो बहुत सारा फ़र्क हो गया बरोबर। और शुगर भी नॉर्मल हो गई है। अभी आप डाइट कैसे-कैसे फ़ॉलो करते हैं बताइए ज़रा डाइट के अभी बारे में? डाइट में तो सुबह में फ्रूट्स का नाश्ता करती हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ, और चावल वगैरह बंद किया, बहुत बढ़िया। चाय नहीं पीती हूँ, चाय भी एकदम बंद है हुँ, और शाम का खाना किस शाम बजे खाते का हैं? खाना भी मैं 7:30-8 बजे तक खा लेती हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, और अभी आपका 2 महीने से मैंने देखा है कि कोई भी गोलियाँ नहीं चल रही है, उसके बाद में आपका जो शुगर का था वो 5.3 हाँ, यानी कि HbA1c आपका प्री डायबिटिक ज़ोन के भी अंदर मतलब बिल्कुल ही हाँ, खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है ना? तो ऐसे ही आप डाइट कंटिन्यू रखिए हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जीना सीखो। अच्छा, तो लाइफ को आप ऐसे ही मेंटेन करके चलिए और इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आपको कभी भी पूरी 100% डिसीज़ रिवर्स करना हो तो उसके साथ में हफ्ते में 1 दिन आप पका हुआ खाना छोड़ दीजिए। अच्छा, हफ्ते में 1 दिन आप नींबू पानी, नारियल पानी, फल फ्रूट और सलाद इसी पे रहिए, अच्छा, तो आपको लाइफ में कभी कोई गोलियाँ खानी ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, बरोबर? अच्छा। जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक नमस्कार, नमस्ते। मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम हमारे एक और ओल्ड पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उनसे खुद से जानेंगे कि उन्होंने क्या-क्या डाइट फ़ॉलो किया, कैसे किया और अपनी डिसीज़ को कैसे-कैसे रिवर्स किया। आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं। तो आज हमारे साथ में है मेज़बान जी शेख। नमस्ते। नमस्ते। जी बताइए कैसे क्या है आप और हमारे पास कब आए थे? हम आपके पास 2 साल पहले आई थी। ओके। हाँ, और क्या-क्या तकलीफ थी उस समय आपको? जब मुझे लीवर की तकलीफ थी, इन्फेक्शन हो गया था हुँ, और शुगर भी बढ़ी हुई थी
बरोबर और फिर जॉन्डिस हो गया था, उसकी वजह से मुझे वीकनेस वगैरह बहुत था बरोबर। और घुटने में भी तकलीफ थी। हम्म, लेकिन अभी आपकी दवाई से मुझे वो बहुत सारा फर्क हो गया बरोबर। और शुगर भी नॉर्मल हो गई है। अभी आप डाइट कैसे कैसे फॉलो करते हैं, बताइए जरा डाइट। अभी डाइट में तो सुबह में फ्रूट्स का नाश्ता करती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, और चावल वगैरह बंद किया, बहुत बढ़िया। चाय नहीं पीती हूँ, चाय भी एकदम बंद है। और शाम का खाना किस शाम का खाना भी मैं 7:30-8 बजे तक खा लेती हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा। और अभी आपका 2 महीने से मैंने देखा है कि कोई भी गोलियां नहीं चल रही है, उसके बाद में आपका जो शुगर का था वो 5.3 हाँ। यानी कि HbA1c आपका प्री डायबिटिक जोन के भी अंदर मतलब बिल्कुल ही हाँ, खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है ना। तो ऐसे ही आप डाइट कंटिन्यू रखिए। हाँ। क्योंकि हमारा उद्देश्य है जीना सीखो। अच्छा। तो लाइफ को आप ऐसे ही मेंटेन करके चलिए। और इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपको कभी भी पूरी 100% डिसीज रिवर्स करना हो तो उसके साथ में हफ्ते में 1 दिन आप पका हुआ खाना छोड़ दीजिए। अच्छा। हफ्ते में 1 दिन आप नींबू पानी, नाल पानी, फल फ्रूट और सलाद इसी पे रहिए। अच्छा। तो आपको लाइफ में कभी कोई गोलियां खानी ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। बरोबर। अच्छा, जी थैंक यू। धन्यवाद। थैंक नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की और महिलाओं में होने वाली बीमारियों की। तो उसमें एक कॉमन चीज़ आजकल देखी जा रही है PCOD, पॉलीसिस्ट ओवरियन डिजीज़। तो ये एक नॉर्मल डिसीज़ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ओवरीज में एक कोई सिस्ट वगैरह बन जाती है, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बनती है। और इस सिस्ट की वजह से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है और इसके साथ में आपको कभी ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी बहुत हो सकती है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक नेचुरल तरीके से ही अपन ट्रीट करके इस डिसीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, डाइट का फॉलो कीजिए, तो ये आपका ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जाएगा। इसको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ऑपरेट कराते हैं तो फिर इसके बाद में इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सी बार क्या किया जाता है कि इस डिसीज़ को निकालने के लिए पूरा यूटेरस ही निकाल दिया जाता है, तो उस पार्ट को निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पौधा है, इस पौधे में अगर आपका एक ही पत्ती खराब हो रही है तो इसको काट के निकालना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कल इसके बजाय अगर ये वाला पार्ट खराब हो गया तो क्या करेंगे। इसका अपने को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसका रूट ऑफ काज, इसका रूट ऑफ काज देखिए, इसकी जड़ में कहाँ प्रॉब्लम है उसको समझिए और उसको ट्रीट कीजिए। अगर ये आपने करना शुरू किया तो आप लाइफ की कोई सी भी बीमारी हो उसको आप परमानेंट क्योर कर सकते हैं। वो कैंसर हो, सिस्ट हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका जब तक आप रूट ऑफ काज नहीं देखेंगे तब तक आप किसी बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। बहुत सी बार देखा जाता है कोई भी बीमारी हुई, उसका ऑपरेट किया, पार्ट निकाल लिया और बोलते थे कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर 2 साल बाद 3 साल बाद वापस से हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए, DIP डाइट को फॉलो कीजिए, प्लस आप जो मेडिसिन लेनी है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके उसको नेचुरल तरीके से खिलाइए। तो ये समस्या आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगी और इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ईजी ख़त्म होने वाली बीमारी है। बस इनको कुछ बीमारियों को बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि ये इतनी भयंकर बीमारी है। अगर उनको एक्चुअल में देखा जाए तो वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उनको ईजी कवर किया जा सकता है। जब हमने प्रैक्टिस लाइन में इसको देखा, उतरे और समझा तो पता चला कि ये सब नॉर्मल डिसीज़ है और कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं है। और जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी को 3 महीने, 6 महीने या लगभग 8 या 9 महीने में 100% क्योर हो जाता है। ये नहीं क्योर होने वाले डिसीज नहीं है। तो इसलिए हमेशा आयुर्वेदिक अपनाएं, पेशेंस रखें, डाइट का फॉलोअप रखें और शाम का खाना सूर्यास्त के पहले ही कर दें। बस यही नियम आपका डिसीज रिवर्स करने में फ़ायदा करते हैं। और जो जो पॉसिबल है जितने नियम उतने नियम आप फॉलो कीजिए, देन डेफिनेटली आपका डिसीज रिवर्स हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बच्चों की हाइट बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार क्या करेंगे। तो बच्चों की जब भी हाइट बढ़ाना हो, छोटे बच्चे हो, तो उनको सबसे पहले करवाइए वार्म अप। मतलब उनको साइकिलिंग करवाइए, रनिंग करवाइए, जंपिंग करवाइए, ऐसी सारी एक्सरसाइज करवाइए पहले। फिर उनको किसी एक ऐसे स्थान पर लटकने के लिए बोलिए जहाँ से वो डेली उसको लटक के वो एक्सरसाइज को कर सके। तो आप इस आसन को, इस प्रैक्टिस को रेगुलर कम से कम 10 से 15 मिनट डेली करवाइए, तो उनकी हाइट
का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया आपका नेचुरल तरीका। दूसरा, उनके खाने पीने में विटामिन्स प्रोटीन्स की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो उनके हार्मोन्स ऑटोमेटिक ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे और उनकी हाइट बढ़ जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स कब खाएं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ड्राई फ्रूट्स को सेवन कब करें। तो हमेशा सुबह एक्सरसाइज के बाद ड्राई फ्रूट्स को खाना चाहिए। एक्सरसाइज के पहले ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएं, एक्सरसाइज करने के बाद में ड्राई फ्रूट्स खाने का नियम बनाइए। और उसके बाद में अगर आपको भूख लगती है तो आप फल खा सकते हैं। तो पहले ड्राई फ्रूट्स खाइए, फिर उसके बाद में फल वगैरह आप खा सकते हैं। तो ये हमेशा डाउट आप क्लियर रखिएगा कि जब भी ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज के बाद लेना है। लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स खाली पेट किनको लेना चाहिए? जिनको जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेवी एक्सरसाइज है, उनको ये पहले खाली पेट लेके फिर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। पर ये ध्यान रखिएगा कि जिनको हेल्थ बनाना है, इनका मसल्स का ग्रोथ करना है, उनके लिए पहले, और जिनको रेगुलर डेली के लिए चाहिए वो खाना एक्सरसाइज के बाद में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की और महिलाओं में होने वाली बीमारियों की। तो उसमें सबसे एक कॉमन चीज़ आजकल देखी जा रही है पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवरियन डिजीज़। तो ये एक नॉर्मल डिसीज़ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ओवरीज में एक कोई सिस्ट वगैरह बन जाती है, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बनती है। और इस सिस्ट की वजह से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है और इसके साथ में आपको कभी ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी बहुत हो सकती है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक नेचुरल तरीके से ही अपन ट्रीट करके इस डिसीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, डाइट का फॉलो कीजिए, तो ये आपका ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाएगा। इसको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ऑपरेट कराते हैं तो फिर इसके बाद में इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सी बार क्या किया जाता है कि इस डिसीज़ को निकालने के लिए पूरा यूटेरस ही निकाल दिया जाता है, तो उस पार्ट को निकालना कोई सोल्यूशन नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पौधा है, इस पौधे में अगर आपका एक ही पत्ती खराब हो रही है तो इसको काट के निकालना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कल इसके बजाय अगर ये वाला पार्ट खराब हो गया तो क्या करेंगे? इसका अपने को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसका रूट ऑफ काज लिखिए, इसकी जड़ में कहाँ प्रॉब्लम है उसको समझिए और उसको ट्रीट कीजिए। अगर ये आपने करना शुरू किया तो आप लाइफ की कोई सी भी बीमारी हो उसको आप परमानेंट क्योर कर सकते हैं। वो कैंसर हो, सिस्ट हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका जब तक आप रूट ऑफ काज नहीं देखेंगे तब तक आप किसी बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। बहुत सी बार देखा जाता है कोई भी बीमारी हुई, उसका ऑपरेट किया, पार्ट निकाल लिया और बोलते थे कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर 2 साल बाद 3 साल बाद वापस से हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए, DIP डाइट को फॉलो कीजिए, प्लस आप जो मेडिसिन लेनी है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके उसको नेचुरल तरीके से खिलाइए, तो ये समस्या आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगी। और इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इजी ख़त्म होने वाली बीमारी है। बस इनको कुछ बीमारियों को बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि ये इतनी भयंकर बीमारी है। अगर उनको एक्चुअल में देखा जाए तो वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उनको इजी कवर किया जा सकता है। जब हमने प्रैक्टिस लाइन में इसको देखा, उतरे और समझा तो पता चला कि ये सब नॉर्मल डिसीज़ है और कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं है। और जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी को 3 महीने, 6 महीने या लगभग 8 या 9 महीने में 100% क्योर हो जाता है। ये नहीं क्योर होने वाले डिसीज नहीं है। तो इसलिए हमेशा आयुर्वेदिक अपनाएं, पेशेंस रखें, डाइट का फॉलोअप रखें और शाम का खाना सूर्यास्त के पहले ही कर दें। बस यही नियम आपका डिसीज रिवर्स करने में फ़ायदा करते हैं। और जो जो पॉसिबल है जितने नियम उतने नियम आप फॉलो कीजिए, देन डेफिनेटली आपका डिसीज रिवर्स हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज आपके सामने लेके आया हूँ इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स होती है और अपने जो सिम्टम्स होते हैं उनका किस तरह से अपनी बॉडी में उनको ट्रीट करना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो आपके अंदरूनी चीज़ को बताते हैं कि आपका अंदर का पैरामीटर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और सिम्टम्स बताते हैं
कि आपकी बॉडी में क्या तकलीफ है। जैसे आपको सर दर्द है, पेट दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर दर्द है, ये सिम्टम्स आपको बताते हैं और यही पैरामीटर आपको बताते हैं आरए फैक्टर, यूरिक एसिड, कि क्या चीज़ आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है। तो कभी कभी सिम्टम से अपना इन्वेस्टिगेशन मैच नहीं होता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसमें अपने को सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, न कि पैरामीटर के अकॉर्डिंग। कभी कभी पैरामीटर आपके अलग बोलते हैं, सिम्टम्स अलग रहते हैं, तो आप जब सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करने जाएंगे तभी पेशेंट को आपको पूरा रिलीफ मिलेगा। अगर आप पैरामीटर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो कभी कभी हमको ये देखने को मिला है कि जब भी आपको जो तकलीफ हो उस तकलीफ का सॉल्यूशन कीजिए। ज़्यादातर हमको पैरामीटर के पीछे नहीं भागना है कि आपका पैरामीटर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आपको मतलब होना चाहिए कि आपको जो तकलीफ थी उस तकलीफ से आराम हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको आपकी तकलीफ से आराम हुआ, दैट्स ऑल, बस इतना ही कीजिए। तो और भी हमारी वीडियो जानने के लिए हमको फॉलो करते रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा, और इससे संबंधित आपको कोई और वीडियो बनवाना हो, हाइट अपने हेल्थ से संबंधित, जिसको हमारी तरफ से कोई पॉइंट आप बता सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाना हो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप हमको कमेंट्स कीजिए, क्योंकि हम आपके कमेंट्स का पढ़ते हैं, इंतजार करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे वीडियो से आपके जीवन में क्या लाभ मिल रहा है। तो आप हमको कमेंट्स जरूर कीजिए, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ समय निकाल के, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब भी देता हूँ। तो आप मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और हो सके तो उस पर कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम कैंसर्स का एक नया कारण लेके आए हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों में कैंसर्स बन रहा है। आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, रात को लेट नाइट फ़ोन चलाना। आप कमरे की लाइट बंद कर देते हैं और आँखों को सामने फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, फ़ोन को देखते रहते हैं लेट नाइट तक। तो लेट नाइट तक फ़ोन चलाने से आपकी आँखों पर प्रेशर पड़ता है, और साथ में आपके ब्रेन में ट्यूमर बनने की संभावना बन जाती है। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नशा नहीं करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं लेते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, पत्ते पालन भी करते हैं, तो फिर हमको कैंसर क्यों हुआ। तो कैंसर का एक नया रीजन सामने आ रहा है कि आप लेट नाइट तक अगर मोबाइल चलाएंगे तो भी एक कैंसर का कारण रहेगा। मोबाइल को आप अपने पास रख के सोएंगे तो भी कैंसर का एक कारण बनने में आ रहा है अभी। और दूसरा, जब भी आप रात को सोए मोबाइल का फ़ोन डाटा ऑफ करके रखें, और फ़ोन अपनों से कम 2 फीट दूर रखें। अगर फ़ोन अगर पास में रहेगा तो कैंसर के कारण बन सकते हैं। दूसरा, लेट नाइट तक आंखों को लोड नहीं देना है। अगर आप मोबाइल चलाना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो आप मोबाइल में कमरे की लाइट को चालू रखिए, फिर उसके बाद में आप अपना काम कीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि लेट नाइट में आंखों पर रोशनी नहीं डालना है, और अपना काम ज़्यादातर दिन की रोशनी में ही करें। कोशिश करें कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही अपना काम निपटा लें, तो ये कैंसर के कारण बहुत कम आ जाएंगे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा और मोबाइल को सावधानी से यूज कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी, स्ट्रेस है ना, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा विचार कर रहा है, किसी को काम का बहुत ज़्यादा वर्कलोड प्रेशर है, या फिर किसी अदर रीजन की वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है। तो ये एंजाइटी को पहचानेंगे कैसे? देखिएगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कभी किसी को हार्ट में ज़बरदस्त पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, उसका दर्द आपका हाथ में भी आ रहा है। आपने उसके लिए ईसीजी करवाया, नॉर्मल है। 2D को करवाया, नॉर्मल है। आपने एंजियोग्राफी करवाया, नॉर्मल है। आपने स्ट्रेस टेस्ट करवाया, नॉर्मल है। इसके बाद भी आपका ये दर्द वगैरह बना हुआ है, आपने एसिडिटी समझ के उसका ट्रीटमेंट किया, तब भी आपको आराम नहीं हुआ, तो फिर वो है आपका स्ट्रेस, एक तरह की एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि आपके ब्रेन उस चीज़ को सोच रहा है, आपका ब्रेन उस दर्द को महसूस कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो दर्द आपका है नहीं। तो अब करना क्या है, हमको इसके लिए सुबह आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक, योगा एक्सरसाइज वगैरह करना है, उसके साथ में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना है, और सुबह 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए देना है। अगर आप ये करने लग जाएंगे तो आपके एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगा।
इसके साथ में अगर कुछ जरूरत लगे तो मेडिसिन का आप सहारा ले सकते हैं। ऐसे ही सेम दूसरे केसेस में भी देखने को मिलता है, किसी किसी को पूरे शरीर में दर्द रहता है, सब ट्रीटमेंट कराने के बाद भी कोई आराम नहीं आता है, तो फिर वो आप सुबह मॉर्निंग मेरी योगा क्लास भी चलती है, सुबह 6 से 7 में आप उसमें आइए, उसमें आपका स्ट्रेस एंजाइटी सारी खत्म हो जाती है। किसी किसी को हाइपर एसिडिटी रहती है, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम नहीं है, तो वो सुबह मेरी मॉर्निंग योगा के क्लास में आएंगे सुबह 6 से 7 में, उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट में ब्रेन की एक्सरसाइज कराता हूँ, तो ब्रेन आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जब ब्रेन आपके कंट्रोल में रहेगा तो सारी डिसीज भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते जाते हैं तो वो बढ़ता जाता है, उसके सॉल्यूशन के बारे में अपने को सोचना है, उसका हल कैसे निकालना है। जब आप उसके हल के बारे में सोचेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपका सामने आ जाएगा और वो बीमारी आपकी लाइफ से परमानेंट धीरे धीरे क्योर होके चली जाएगी। बस नियम क्या क्या रखना है, डाइट का फॉलोअप, जरूरत लगे तो मेडिसिन, योगा और एक्सरसाइज, ये 3 चीजें आप कीजिए, आपकी लाइफ से पूरी एंजाइटी स्ट्रेस परमानेंट निकल जाएगा। धन्यवाद।